जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के 12वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का 11वां क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने ग्रेविटेशन के पार्ट 1 को डिस्कस करा था और फिर उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करा था, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ग्रेविटेशन के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की डिस्कस कर रहे होंगे और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं तो गुरुत्व के अधीन गति कहते हैं। साथ ही इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। आप में से कुछ मित्र सोच रहे होंगे कि सर मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग हिंदी में गुरुत्व के अधीन गति कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गुरुत्व के अधीन गति कहते हैं। और मोटे तौर पे आप सभी समझ सकते हैं कि आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग किसकी बात करेंगे, तो गुरुत्व के अधीन गति के लिए समीकरण क्या होता है और साथ ही इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। आप सभी के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर किसी भी वस्तु के गति को हम लोग कब कहेंगे कि वो गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं या फिर किसी वस्तु को नीचे से आप ऊपर फेंकते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में क्या लग रहा होता है, आप सभी कहते हैं सर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है। तो जब हम लोग वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं या फिर नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तब जो इसकी गति होती है वो क्या कहलाती है सर? गुरुत्व के अधीन गति कहलाती है, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाती है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए समीकरण क्या होता है, तो इसके समीकरण को समझने के लिए आपको रैखिक गति के समीकरण को याद रखना होगा। और नो डाउट आप सबों को ये चीज याद होगा कि रैखिक गति के समीकरण कितने हैं सर? 3 हैं, और इस चीज का चर्चा मैंने पीछे के सेशन में भी करा है। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर रैखिक गति के लिए जो पहला समीकरण होता है वो होता है v = u + at, जहां पे v क्या है? अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग, a क्या है सर? त्वरण है, और t क्या है? समय है। साथ ही दूसरा समीकरण क्या होता है, तो सर दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at², जहां पे s क्या है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, और u प्रारंभिक वेग, t क्या है? समय है, और a क्या है सर? त्वरण है। साथ ही तीसरे समीकरण के बारे में आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं सर v² = u² + 2as होता है। साथ ही आप सभी से अगर कभी ये पूछ लिया जाता है कि वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होती है, आप सभी क्या कहते हैं कि सर आपने बताया है कि वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप कहते हैं सर Sn से, और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो सर u + a/2 × 2n - 1 होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको गुरुत्व के अधीन गति पढ़ना है तो ये चारों समीकरण आपके माइंड में होना चाहिए, बाकी आप आसानी से समझ जाएंगे। आप सभी क्या कहते हैं गुरुत्व के अधीन गति के बारे में? आप सभी कहते हैं कि सर जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है या फिर नीचे से ऊपर फेंका जाता है, तब उसकी गति क्या कहलाती है? गुरुत्व के अधीन कहलाती है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई आपका गेंद है और इसको क्या किया जा रहा है सर? ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। तो आप सभी कहेंगे कि सर जब इसको ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, तो सर जमीन के सतह पे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको ऊपर से नीचे गिराएंगे तो सर इसके द्वारा कुछ ना कुछ ऊंचाई भी कवर करा जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल कवर करा जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस वस्तु के द्वारा h ऊंचाई को कवर करा जाएगा। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि अगर आप इसको यहाँ से यहाँ गिरा रहे हैं तो इसको गिरने में कुछ ना कुछ समय भी लगेगा। आप कहेंगे कि सर मान लेते हैं कि इसको गिरने में t समय लगता है। मेरे मित्र, जब आप इस बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे आने के लिए, इसकी कुछ ना कुछ प्रारंभिक गति भी रही होगी। बिल्कुल, आप सभी क्या कहेंगे कि सर इसका प्रारंभिक गति u रहा होगा, और जब ये जमीन की सतह से टकराया होगा तब इसका वेग बदल गया होगा, यानी कि जब ये जमीन की सतह से टकराया होगा तब इसका अंतिम वेग होगा। तो सर मान लेते हैं कि इसका अंतिम वेग क्या रहा होगा? v रहा होगा। साथ ही साथ आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर ये वस्तु जो ऊपर से नीचे गिरेगा वो किसके अधीन गिरेगा, तो सर गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिरेगा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? g से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि आप सभी जो यहाँ पे h देख रहे हैं, t देख रहे हैं, u देख रहे हैं, g देख रहे हैं, v देख रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं? तो आप कहेंगे सर ये वस्तु द्वारा तय की गई ऊंचाई है। वस्तु द्वारा तय की गई क्या है सर? ऊंचाई है। ये क्या है सर? ऊंचाई को कवर करने में लगा समय है। और u क्या है? तो वस्तु का प्रारंभिक वेग है।
क्या है सर? प्रारंभिक वेग है। और जी क्या है? आप कहेंगे सर ये गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है सर? गुरुत्वीय त्वरण है। जबकि आपका भी क्या है? आप कहेंगे अंतिम वेग है। क्या है सर? अंतिम वेग है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका ऊंचाई है, समय है, प्रारंभिक वेग है, गुरुत्वीय त्वरण है और अंतिम वेग है, इन सारे में क्या होता है? एक संबंध होता है। और उसी संबंध को हम लोग किससे बताते हैं? तो सर गुरुत्व के अधीन गति के लिए समीकरण से बताते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्व के अधीन गति के लिए भी आपके पास टोटल कितने समीकरण होते हैं? आप कहेंगे सर 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर हम लोग रैखिक गति के समीकरण में पहला समीकरण क्या पढ़ते हैं? v = u + at पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे जो ये a है सर, ये क्या है? तो आप कहेंगे रैखिक त्वरण है। लेकिन यहां पे गुरुत्व के अधीन जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या लेंगे सर? a के बदला g लेंगे। तो यहां पे आपका गुरुत्व के अधीन गति के लिए पहला समीकरण क्या होगा? आप कहेंगे कि सर पहला समीकरण हो जाएगा v = u, क्योंकि प्रारंभिक वेग तो सेम ही रहेगा, बस क्या बदलेगा? तो यहां पे a रख रहे हैं, यहां पे हम लोग क्या रखेंगे? तो सर g रखेंगे और v = क्या हो जाएगा? u + gt हो जाएगा। ये क्या हो जाता है? आपका गुरुत्व के अधीन गति के लिए वस्तु का पहला समीकरण हो जाता है। आप कहेंगे सर अगला समीकरण क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, आप दूसरे समीकरण में यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पे जो s है ये वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताता है। आप यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ पे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ तो वस्तु ऊंचाई कवर कर रही है, यानी कि वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सर h हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं सर दूसरे समीकरण के बारे में कि h = क्या होता है? ut + ½ gt² होता है। क्या होता है सर? ut + ½ gt² होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? गुरुत्व के अधीन गति के लिए दूसरा समीकरण हो जाता है। जहां पे h क्या है? तो सर वस्तु द्वारा तय की गई ऊंचाई है, या आप इसको तय की गई दूरी भी बोल सकते हैं। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। t क्या है? समय है। और आपका ये हाफ तो हाफ ही रह जाएगा। और g क्या है सर? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक इसी तरह जब आप तीसरे समीकरण की बात करते हैं तो आप कहते हैं सर v² = क्या होता है? u² + 2as होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर जब गुरुत्व के अधीन बात करेंगे तो यही समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? यही समीकरण हो जाएगा v² = u² + 2gh। क्या हो जाएगा? v² = u² + 2gh। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका v = u + gt है और ये जो आपका h = ut + ½ gt² है और ये जो v² = u² + 2gh है, ये सब के सब किस गति के लिए समीकरण है? आप कहेंगे गुरुत्व के अधीन गति के लिए समीकरण है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये समीकरण आप कब यूज करेंगे? तो जब आपके क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तब हमारे लिए कौन सा समीकरण होगा? तो सर तब हमारा समीकरण v = u + gt या फिर h = ut + ½ gt² होगा। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे हम लोग प्लस क्यों लेंगे? प्लस इसीलिए लेंगे कि जब भी आपका कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो सर ये गुरुत्वीय त्वरण के दिशा में गिरता है और इसीलिए यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? आपका धनात्मक होता है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? +g लेते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि चलो सर ये चीज तो हम समझ गए कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तब उसके लिए ये समीकरण हम लोग यूज करेंगे। लेकिन जरा सा ये बताओ कि अगर वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाए और वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो जाए तब हमारा गुरुत्व के अधीन गति के लिए क्या समीकरण होगा? मेरे मित्र आप आसानी से कह सकते हैं कि सर अगर हर एक जगह पे u का वैल्यू 0 रख दिया जाए तो ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर जब वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो, जब u = क्या हो? 0 हो, तो आपका v = क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर v = u + gt होता है और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा तो 0 + gt हो जाएगा। तो 0 लिखे या न लिखे बतवा बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? v = gt लिख सकते हैं। कब? जब आपका प्रारंभिक वेग क्या हो जाए? 0 हो जाए। ध्यान में रखिएगा जब आप दूसरे समीकरण की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर u के जगह हम 0 रखेंगे तो 0 × t हो जाएगा। आप कहेंगे 0 × t भी क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर जब प्रारंभिक वेग 0 हो तो आपका h = क्या हो जाएगा? ½ gt² हो जाएगा। h = क्या होगा? ½ gt² हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि जब आपका प्रारंभिक वेग 0 होगा तो यहाँ पे जब आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर v² = 2gh हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो का स्क्वायर भी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो मेरे मित्र ये आपका क्या हो जाता है, गुरुत्व के अधीन गति के लिए समीकरण हो जाता है। कब, जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। अब आप सभी कहेंगे कि सर अगर वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए तब क्या होगा। मेरे मित्र सारा चीज सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बदल जाएगा, तो जी का मान बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि सर जब किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है। यानी कि जब वेग घटेगा तो सर त्वरण भी क्या हो जाएगा, सर घटना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और उस स्थिति में आपका गुरुत्व के अधीन गति के लिए क्या समीकरण होता है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, आप सभी क्या कहेंगे, सर जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे। ध्यान में रखिएगा सारा समीकरण आपका सेम होगा, बस किसका वैल्यू बदल जाएगा, तो जी का वैल्यू बदल जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि सर जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो सर जो हमारा पहला समीकरण होगा वो क्या होगा, तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस जी क्यों लेंगे, क्योंकि वस्तु को क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। ध्यान में रखिएगा कि आपका दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और आपका तीसरा समीकरण क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे कि सर तीसरा समीकरण हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, ऋणात्मक लिया जा रहा है। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी अगर यहाँ पे प्रारंभिक वेग जीरो हो जाए तब क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा कि जब आप वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है सर, जीरो है, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर प्रारंभिक वेग अगर जीरो है और इस जीरो को हम यहाँ पे रखेंगे तो सर उसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जब प्रारंभिक वेग जीरो हो तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस जी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस जी टी हो जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि सर अगर हम दूसरे समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी अगर हम जीरो का वैल्यू रखेंगे तो जीरो इंटू टी हो जाएगा, फिर से वही बात जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर जब प्रारंभिक वेग जीरो होगा और वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा होगा तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ध्यान में रखिएगा तीसरे समीकरण के बारे में भी क्या कहेंगे, आप वही कहेंगे कि सर यहाँ भी अगर जीरो का स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर जब u इक्वल टू जीरो हो और वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए तो सर जो हमारा v स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, तो माइनस 2gh के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, माइनस 2gh के बराबर होगा। मेरे मित्र ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, तो सर गुरुत्व के अधीन गिरती हुई या ऊपर जाती हुई वस्तु के लिए समीकरण हो जाता है। मेरे मित्र आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अगर किसी वस्तु को एक ऊंचाई से गिराई जा रही है तो वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर जो फॉर्मूला हम लोग रैखिक गति के समीकरण में वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए यूज करते हैं वही फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी यूज करेंगे। तो आप चाहें तो स्टार मार्क दे करके इस चीज को भी लिख सकते हैं कि गुरुत्व के अधीन वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी कितना होगा सर। आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग nवें सेकंड में तय की गई दूरी को Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि हमारा जो वस्तु गुरुत्व के अधीन गिरता है तो वहाँ पे तय की गई दूरी क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो हम लोग यहाँ पे गुरुत्व के अधीन वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप सभी कहेंगे सर Hn से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Hn से रिप्रेजेंट करेंगे। और आप सभी कहेंगे सर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे Hn इक्वल टू यू प्लस जी बाई 2 इंटू
2n माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? hn इक्वल टू यू प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा। मेरे मित्र ये सब के सब आपका क्या हो जाता है? गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु के लिए समीकरण हो जाता है। और अगर आपको इतना सारा कंसेप्ट मालूम रहता है और ये सारी चीजें याद रहती है तो मेरे ख्याल से आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित, आप उन सारे को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था, जबकि जी का वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई बॉल है जिसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, जैसे ही इसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है ये क्या हो जा रहा है सर? नीचे जमीन पे फिर से आ जा रहा है। और ऊपर जाने में और नीचे आने में इस बॉल को कितना समय लग रहा है? तो सर हमारे क्वेश्चन में कुल समय दिया हुआ है 13.5 सेकंड का समय लग रहा है। मेरे मित्र अगर आपको यहाँ पे ये पूछा जाए कि वस्तु को ऊपर जाने में कितना समय लगा होगा तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर जितना समय इसको नीचे आने में लगा होगा उतना ही इसको ऊपर जाने में भी लगा होगा। तो हम सभी यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम सभी कह सकते हैं कि वस्तु को ऊपर जाने में लगा समय यहाँ पे क्या होगा? तो 13.5/2 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे? सर ये 6.75 हो जाएगा, यानी कि वस्तु को ऊपर जाने में कितना समय लगा होगा? 6.75 सेकेंड लगा होगा। और फिर गिरने में कितना लगा होगा? इतना ही लगा होगा। और दोनों जोड़ करके आपको कितना दिया हुआ है? 13.5 सेकेंड दिया हुआ है। फिर क्या कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है कि अगर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखा जाए, जी का वैल्यू कितना रखा जाए? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखा जाए, तो वस्तु को किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया ये चीज आपको बताना है। ध्यान में रखिएगा, यहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि वस्तु को आपने किस वेग से ऊपर फेंका। तो जो आप वेग से ऊपर फेंकेंगे वो वेग आपका क्या कहलाएगा? आप सभी कहेंगे सर प्रारंभिक वेग कहलाएगा। यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि u इक्वल टू व्हाट, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होगा ये चीज आपको बताना है। ध्यान में रखिएगा कि जब वस्तु को आप u प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंकेंगे तो सर ये फिर से क्या हो जा रहा है? जमीन पे आ जा रहा है। तो जब ये आपका जमीन पे आएगा यानी कि इसके अंतिम स्थिति में इसका वेग क्या होगा? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? जब भी कोई चीज जमीन पे गिरेगी तो सर वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। यानी कि यहाँ पे वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर v इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है? आप सभी कहेंगे सर अंतिम वेग दिया हुआ है और हमको यहाँ पे समय निकल गया है कि ऊपर जाने में इसको कितना समय लगेगा, साथ ही जी का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है? u इक्वल टू व्हाट। मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि जब वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम लोग v इक्वल टू क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं सर v इक्वल टू u माइनस gt कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है सर? ऋणात्मक होता है। आप कहेंगे कि सर अगर हम v के जगह 0 रखें और u तो हमको निकालना ही है और यहाँ पे माइनस g का वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और ऊपर जाने में कितना समय लग रहा है? तो गुरुजी 6.75 सेकेंड लग रहा है। तो गुना हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं? 6.75 कर दे रहे हैं। आप सभी कहेंगे कि सर ये u अगर इधर आएगा तो माइनस u हो जाएगा और माइनस u इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 10 इंटू 6.75 होगा। आप कहेंगे सर जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा और ये 10 दाएं के कितना हो जाएगा? 100। जब हम लोग 675 बटा 10 करेंगे तो सर ये हो जाएगा 67.5। ध्यान में रखिएगा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका प्रारंभिक वेग कितना होगा? आप कहेंगे सर 67.5 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या है ये चीज़ आपको बताना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई कार है जो किसी बाहरी भाग से गिरती है,
तो सर मान लेते हैं कि सर ये कार है जो कि इस रोड पे चल रहा है और इस रोड के इस बाहरी भाग से ये क्या हो रहा है, नीचे फॉल कर जा रहा है। तो सर जब ये नीचे फॉल कर रहा है तो कहाँ पे गिर रहा है सर, तो जमीन के सतह पे गिर रहा है। तो सर जैसे ये जमीन के सतह पे गिर रहा है तो गिरने में इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 0.9 सेकेंड का टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है, 0.9 सेकेंड का टाइम लग रहा है। और आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाए, g का वैल्यू कितना लिया जाए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाए, तो जब ये कार जमीन से टकरा रहा होगा उस वक्त इसकी चाल क्या होगी, ये चीज आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर जब ये कार ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट करा होगा तब इसकी कुछ तो कुछ प्रारंभिक वेग रही होगी। और सर इसकी प्रारंभिक वेग कितनी होगी, तो सर ये ऊपर से नीचे गिर रहा है और प्रारंभिक वेग का चर्चा नहीं किया गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग कितना मानेंगे, तो सर u = 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, u = 0 मानेंगे। ध्यान में रखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जब ये कार जमीन से टकराया होगा तब इसकी चाल क्या रही होगी। भाई मेरे जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तब भी इसका कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा, और वो स्पीड यहाँ पे क्या कहलाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे वो स्पीड अंतिम वेग कहलाएगा। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि v = व्हाट, क्या पूछा जा रहा है, v = व्हाट। ध्यान दीजिएगा, आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे सर g का वैल्यू दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, v पूछा जा रहा है, और वस्तु क्या हो रहा है सर, ऊपर से नीचे गिर रही है। तो हम लोग कौन सा समीकरण लगाएंगे, आप सभी कहेंगे अभी ये ना बताए हैं, v = u + gt लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर, v = u + gt लगाएंगे। आप कहेंगे सर v = हो जाएगा, प्रारंभिक वेग यहाँ पे कितना है, 0 है, तो हम लोग सर सीधे v = gt भी लिख सकते हैं। और आप सभी कहेंगे सर अब तो और आसान हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, तो यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू है 10, इसको हमको क्या कर देना है, समय से गुना कर देना है, यानी कि 10 इंटू क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, आप कहेंगे सर ये 10 और ये 10 सेटल हो जाएगा, यानी कि कार जब आपका जमीन से टकरा रहा होगा तब उसका चाल क्या होगा, आप कहेंगे 9 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी डैश होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 39.2 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 4.9 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 19.6 मीटर और चौथा ऑप्शन है 9.8 मीटर। और ये क्वेश्चन मैंने आपको रिसेंटली किसी सेट में करवाया है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0, दूसरा ऑप्शन है -g, तीसरा ऑप्शन है -gh और चौथा ऑप्शन है gt। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर अगर किसी वस्तु को हम लोग किसी वेग से ऊपर की ओर फेंके तो जैसे ही वस्तु हमारा महत्तम ऊंचाई को कवर करेगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा, तो वस्तु क्या होगा सर, महत्तम ऊंचाई को कवर करते ही वापिस से नीचे गिरना शुरू कर देगा। और आप सभी क्या कहते हैं कि सर जब वस्तु अपने महत्तम ऊंचाई पे रहता है तब इसका वेग कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, आप कहते हैं सर कुछ देर के लिए 0 हो जाता है। और यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या कि यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए, तो आपने मान लो कि इस पिंड को ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित करा, फिर कहा जा रहा है कि गति के उच्चतम बिंदु पर यानी कि मैक्सिमम हाइट पर पिंड का वेग क्या होगा। आप कहेंगे सर कुछ देर के लिए 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम हाइट पे जो वस्तु का वेग होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई लड़का है जो कि 20 मीटर ऊंचे टावर पे खड़ा है और वहां से एक पत्थर को वो नीचे की ओर गिरा रहा है। तो जब वो पत्थर नीचे गिरेगा तो जमीन से जब वो टकरा रहा होगा उस वक्त उसकी वेग क्या रही होगी, ये चीज़ आपको बताना है।
आप सभी कहेंगे कि सर थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है सर, कोई एक 20 मीटर ऊंचा टावर है। क्या है सर, 20 मीटर ऊंचा टावर है और इस पे क्या है सर, एक लड़का खड़ा है और ये लड़का क्या कर रहा है, एक पत्थर को नीचे की ओर छोड़ रहा है। क्या कर रहा है सर, पत्थर को नीचे की ओर छोड़ रहा है और हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब ये पत्थर नीचे आएगा तो जमीन पे ये किस वेग से टकराएगा, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र, आपके क्वेश्चन में डाटा क्या सब दिया हुआ है, तो आप सभी कहेंगे कि सर डाटा सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ है कि लड़का 20 मीटर ऊंचे टावर पे खड़ा है और यहाँ पे जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और हमको क्या बताना है कि जब पत्थर जमीन से टकरा रहा होगा उस वक्त उसकी वेग क्या होगी। ध्यान दीजिएगा कि जब इस लड़के ने पत्थर को छोड़ा होगा तो सर इसकी प्रारंभिक वेग भी कुछ ना कुछ रही होगी और आपके क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग का तो चर्चा किया नहीं गया है और जब चर्चा नहीं किया जाता है तो हम लोग प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं, आप सभी कहेंगे कि सर इस पत्थर का प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साथ ही आप क्या कहेंगे कि सर जब ये पत्थर जमीन से टकरा रहा होगा तब इसका कुछ ना कुछ वेग रहा होगा और उसी वेग को हम लोग क्या कहेंगे, अंतिम वेग कहेंगे और यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। अंतिम वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और v इक्वल टू क्या होगा, यही चीज आपसे तो पूछा जा रहा है। आप सभी कहेंगे कि सर हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पे डाटा क्या है, तो सर h दिया हुआ है और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, g दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, v इक्वल टू वाट। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर हम सबों को v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का समीकरण याद आ रहा है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे प्लस इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि पत्थर को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे हमको v स्क्वायर तो निकालना ही है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है तो आपका u स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। लिखें या ना लिखें बात तो बराबर ही है। आप सभी कहेंगे कि सर v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2gh। क्या हो जाएगा, 2gh। फिर कहेंगे कि सर अगर वैल्यू रखा जाए तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 इंटू 10, ऊंचाई कितना है, तो सर 20 मीटर है, तो लीजिए इंटू 20 कर देते हैं। जब आप इसको गुना करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि सर ये 20 दहाई 200 और 200 दूना कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी कि हम सभी इसको क्या लिख सकते हैं कि सर v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इधर आपका ये क्या है, स्क्वायर है, जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आप कहेंगे सर v इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 400 और 400 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे सर v इक्वल टू हो जाएगा 20। यानी कि जब पत्थर जमीन से टकरा रहा होगा तब उसकी वेग कितनी होगी सर, आप कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई ट्रक है जो कि एक रोड पे चल रहा है और सर ये रोड के किनारे से फिसल करके क्या हो रहा है सर, जमीन पे गिर जा रहा है, इन द सेंस किसी गड्ढा में गिर जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, ये जो ट्रक आपका जमीन पे फिसल करके गिर रहा है, इसको गिरने में कितना समय लग रहा है, तो सर t इक्वल टू 0.8 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाए, g का वैल्यू कितना लिया जाए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाए, ये जो ट्रक है आपका वो कितना ऊंचाई से गिर रहा है, यानी कि h इक्वल टू वाट, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर चूंकि ट्रक जो है यहाँ पे एक ऊंचाई से नीचे गिर रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या फार्मूला लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पे t है और g दिया हुआ है। साथ ही साथ हम ये भी तो पता कर सकते हैं कि सर जब ये ट्रक ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तब इसकी प्रारंभिक वेग कितनी रही होगी, तो सर इसकी प्रारंभिक वेग 0 रही होगी। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमको u भी मिल गया, g भी है यहाँ पे दिया हुआ और t दिया हुआ है, h मालूम करना है और हम सबों ने अभी जस्ट पढ़ा है h इक्वल टू क्या होता है, तो गुरुजी ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वस्तु आपका ऊपर से नीचे गिर रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर जब यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है तो यहाँ पे हम सीधे ये लिख सकते हैं h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक वेग के जगह आप 0 रखेंगे तो 0 इंटू टी क्या होगा, 0 ही होगा। आप क्या कहेंगे कि सर अगर हम सारे वैल्यू को इसमें
रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाफ इंटू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना लेना है, 10 लेना है, और यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है 0.8, तो यहाँ पे 0.8 इंटू 0.8 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है सर, टी स्क्वायर है। आप कहेंगे जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा, और ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। साथ ही साथ जब हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा सर, नीचे भी 10 आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर इसको हम लोग 64 अब बटा क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर जब इसको सॉल्व किया जाएगा ये हो जाएगा 20 या 60 और 4 आ जाएगा तो 20 दूना 40, यानी कि 3.2 मीटर। यानी कि ट्रक जो आपका ऊंचाई से गिर रहा है वो ऊंचाई कितनी है, 3.2 मीटर की ऊंचाई है। तो बताओ सर कि सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकेंड लगते हैं। मान लीजिए g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी। आप कहेंगे सर बड़ा ही आसान है और हम सभी आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई कार है जो कि पर्वतीय मार्ग से फिसल करके नीचे गिर रहा है। तो सर जब कोई कार पर्वतीय मार्ग से नीचे गिरेगा और आपके क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग का चर्चा नहीं किया गया है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर इस कार का जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, u = 0 लिखेंगे। साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सर इस कार को जमीन तक पहुंचने में 0.7 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आप सभी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे t = क्या हो जाएगा, 0.7 सेकेंड हो जाएगा। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि अगर g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाए, g का वैल्यू कितना लिया जाए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी। यानी कि जब ये भूमि से टकरा रहा होगा तब इसकी गति क्या होगी। आप क्या कहेंगे कि सर चला होगा ये प्रारंभिक वेग 0 से, और जब ये भूमि पे टकराएगा तो वो वेग इसका अंतिम वेग होगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अंतिम वेग यानी कि v = व्हाट, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसमें u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, g का वैल्यू दिया हुआ है, और क्या बताना है हमको, v बताना है। आप सभी क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर v = हम लोग u + gt फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप सभी फिर से क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, v = gt लिख सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर अंतिम वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर जो गुरुत्वीय त्वरण है और जो समय है दोनों को गुना कर देंगे, अंतिम वेग आ जाएगा। तो सर समय आपका कितना है, 0.7 सेकेंड। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बटा 10 हो जाएगा, ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। और कार जिस वक्त आपका जमीन से टकरा रहा होगा उस वक्त उसकी वेग क्या रही होगी, आप सभी कहेंगे सर 7 मीटर पर सेकेंड रही होगी। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डैश होगी। मान लीजिए कि g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से, मान लीजिए कि ये ऊंचाई आपका कितना है सर, 80 मीटर है, और यहाँ से किसी गेंद को गिराया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने फार्मूला बताया है कि जब भी हमसे किसी ऊंचाई से गिर रही वस्तु के लिए nवें सेकंड में तय की गई दूरी की बात की जाती है तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो आप सभी कहते हैं सर hn = u + g/2 × 2n-1 लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको कितने सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। आप सभी कहेंगे कि सर th = हो जाएगा 4 सेकेंड। कितना हो जाएगा सर,
4 सेकेंड, यानी कि चौथे सेकेंड की बात की जा रही है। अच्छा, एक और चीज़ गौर कीजिएगा कि जब वस्तु को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा तब उसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा। आप कहेंगे सर क्वेश्चन में कहाँ दिया है, और जब क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप क्या मानेंगे, आप सभी मानेंगे कि सर u इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आप सभी फिर से क्या कहेंगे कि सर जब यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है तो हम लोग यहाँ से u तो हटा सकते हैं, क्योंकि 0 को जोड़े या ना जोड़े बतवा तो बराबर है। बिल्कुल सर, आप सभी कह सकते हैं कि सर hn इक्वल टू क्या हो जाएगा, g/2 इंटू 2n-1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे g की जगह क्या आएगा, तो सर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है g का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। आप सभी कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 10/2 और 2, यहाँ पे n क्या होगा, तो सर चौथे सेकंड में बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे सर 2 इंटू 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये क्या हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 दूना 8 -1 7 हो जाएगा। तब 5 इंटू 7 कितना हो गया सर, 35 मीटर। कितना हो गया सर, 35 मीटर। तो आप ये बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब वस्तु को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो चौथे सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। आप कहेंगे सर 35 मीटर होगी। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा। जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे सर आसानी से बन जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। मान लीजिए कि ये बॉल है सर, इसको आप क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, और इस बॉल का प्रारंभिक वेग कितना है, तो सर 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाण क्या होगा, यानी कि 3 सेकंड बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये चीज आपको बताना है। यानी कि h इक्वल टू वाट, कितने देर के बाद सर, 3 सेकंड बाद, जबकि g का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ध्यान दीजिएगा, आप इसको सरल रूप में ऐसे भी समझ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाएगा और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाएगा, तो बॉल द्वारा 3 सेकंड में कितना दूरी तय किया जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर हम सबों को h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने माइनस क्यों लिया, क्योंकि वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग के जगह हम लोग कितना रखेंगे, 20 मीटर पर सेकंड रखेंगे। समय कितना दिया हुआ है सर, तो 3 सेकंड बाद हमको निकालना है तय की गई दूरी, तो हम लोग यहाँ पे t के जगह 3 रखेंगे, माइनस हाफ, और g का वैल्यू कितना लेना है, आप कहेंगे सर 10 मीटर सेकंड स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और t का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 कर देना है। आप सभी कहेंगे कि सर जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 और माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 2 5 10 और 5 तिया 15 तिया 45, यानी कि 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा सर, 15 मीटर हो जाएगा। यानी कि वस्तु द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, 15 मीटर होगी। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, h का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को u प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्या पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को u प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। फिर कहा जा रहा है कि वस्तु अधिकतम कितना ऊंचाई कवर करता है, तो सर वस्तु अधिकतम जो है h ऊंचाई कवर करता है। फिर कहा जा रहा है कि h का मान क्या होगा, यानी कि h इक्वल टू वाट। सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को u प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो h ऊंचाई कितनी होगी, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे सर ये इसमें तो कोई डाटा ही नहीं दिया हुआ है और ये बनेगा कैसे, आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब वस्तु को u प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है।
जब आप इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे और ये मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा यानी कि महत्तम ऊंचाई पर पहुंचेगा, तब इसका वेग कितना होगा? आप कहेंगे सर महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग 0 हो जाएगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो h है इसका वैल्यू कितना होगा? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और h दिया हुआ है, और हम सबों को मालूम है कि यहाँ पे g का वैल्यू तो कुछ ना कुछ लेना ही होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कोई डाटा नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो सर गुरुत्वीय त्वरण g है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी कहेंगे कि सर तब तो हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं v² इक्वल टू u² माइनस 2gh। बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका अंतिम वेग कितना है? आप कहेंगे सर 0 है, तो लीजिए हम यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर? 0 का स्क्वायर इक्वल टू u² माइनस 2gh हो जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे? सर एक स्क्वायर कर ले, गुना कर ले, कुछ करेंगे तो 0 ही आएगा। तो सर इससे बढ़िया इसको हम लोग हटा ही देते हैं और इस u² को इधर ले आते हैं। भाई मेरे जब इस u² को आप इधर लाएंगे तो माइनस u² हो जाएगा, और माइनस u² इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2gh हो जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या निकालना था? तो सर ये h का मान क्या होगा, ये चीज़ निकालना था। आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे u² इक्वल टू 2gh है, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं h इक्वल टू क्या हो जाएगा? u² बटा 2g हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? u² बटा 2g हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु को u प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना g हो और साथ ही साथ वस्तु महत्तम ऊंचाई h कवर करे, तो महत्तम ऊंचाई किसके बराबर होगा? तो सर प्रारंभिक वेग का जो स्क्वायर होगा उसको अगर हम 2g से डिवाइड कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। सीधे सीधे क्या कहेंगे? h इक्वल टू u² बटा 2g हो जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी कंसेप्ट और क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसको 100% सॉल्व कर लेंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।